हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंबस्शन एनालिसिस के बारे में। कंबस्शन एनालिसिस से क्या मुराद है, ये हम टॉपिक क्यों पढ़ते हैं, ये टेक्निक हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। असल में जो कंबस्शन एनालिसिस है ये दो अल्फाज से मिलकर बना होता है। एक हमारे पास है कंबस्शन, दूसरा हमारे पास होता है एनालिसिस। कंबस्शन जहाँ पर भी लिखा होगा इसका मतलब है कंबस्ट करना, जलाना, यानी कि इसमें जलने का प्रोसेस इन्वॉल्व होगा और जलने के प्रोसेस में जो है वो आमतौर पर ऑक्सीजन इस्तेमाल की जाती है। दूसरा हमारे पास है एनालिसिस, इसका मतलब है तज्जिया करना, किसी भी चीज़ का तज्जिया करना। अब यहाँ पर एक हम कंबस्शन का प्रोसेस करेंगे, कंबस्शन के प्रोसेस के बाद हम उसका तज्जिया करेंगे कि जलने के बाद क्या तब्दीली आती है। किसको जलाएंगे? किसी सब्सटेंस को जलाएंगे, किसी कंपाउंड को, किसी मॉलिक्यूल को हम यहाँ पर जलाएंगे कंबस्शन एनालिसिस में। अब हम ये तरीक़ाकार क्यों पढ़ते हैं? आमतौर पर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और एनालिटिकल केमिस्ट्री में एलिमेंटल एनालिसिस के लिए हम आमतौर पर कंबस्शन एनालिसिस को पढ़ते हैं। एलिमेंटल एनालिसिस को अगर हम सिंपल मान में कहें तो हम आमतौर पर किसी भी कंपाउंड का, मॉलिक्यूल का एम्पिरिकल फार्मूला हम कैलकुलेट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? कंबस्शन एनालिसिस इस्तेमाल करते हैं। अब कंबस्शन एनालिसिस के लिए हमने लेना है कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन जिनमें ये बेसिक एलिमेंट के तौर पर मौजूद होते हैं। कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है जो कार्बन हाइड्रोजन पर मुश्तमिल हो, साथ में ऑक्सीजन भी हो। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कुछ डेरिवेटिव होते हैं या कुछ अकसाम होती हैं जिसमें कार्बन हाइड्रोजन होता है, इसके अलावा ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, सल्फर वगैरह जैसे एटम रखने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड भी होते हैं। हमने लेना है कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल हो। हम यहाँ पर उसकी कंबस्शन करवाएंगे, उन्हें जलाएंगे। जलने के बाद हम देखेंगे कि कंबस्शन के बाद उनमें क्या तब्दीली आती है। आमतौर पर जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की हम कंबस्शन करते हैं तो आमतौर पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन की बजाय अगर यहाँ पर सल्फर होता तो वो सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता। अगर वो नाइट्रोजन होता तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड में कन्वर्ट होता। जब हम यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कंबस्शन करते हैं तो हमारे पास द कार्बन इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू वाटर। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंबस्शन के बाद द टू सोल प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड। द फर्स्ट वन इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड द सेकंड वन इज वाटर। दीज टू प्रोडक्ट्स आर सेपरेटली कलेक्टेड इन कंबस्शन ट्यूब। हमारे पास एक ट्यूब होती है जिसमें हम कंबस्शन कर रहे होते हैं और उस कंबस्शन ट्यूब में ये दोनों अलग-अलग कलेक्ट किए जाते हैं। अब हमारे पास आ जाता है कंबस्शन एनालिसिस का प्रोसीजर कि इसका प्रोसीजर क्या होता है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे। हमने सबसे पहले लेना है कोई एक सैंपल लेना है, उसका पहले वेट करना है। पहले हमारे पास एक वेड सैंपल होना चाहिए। सैंपल क्या होगा? कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा जिसकी हम कंबस्शन करना चाह रहे हैं। सबसे पहले हम वेड सैंपल लेंगे, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे, सबसे पहले उसका वेट कर लेंगे। उसके बाद हम उसे कंबस्शन ट्यूब में रख देंगे। वो कंबस्शन ट्यूब कहाँ पर होगी? दैट कंबस्शन ट्यूब विल बी कनेक्टेड विद अ फर्नेस। किसी भट्टी के साथ कनेक्टेड होगी। इट कैन बी इलेक्ट्रिकल फर्नेस या किसी तरीके से जिसके साथ हीट हम उसे प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले वेड सैंपल लेना है, उसे कंबस्शन ट्यूब में फिट कर देना है, जो कंबस्शन ट्यूब विल बी कनेक्टेड विद द फर्नेस। उसके बाद कंबस्शन करने के लिए हमने उसे बाहर से क्या प्रोवाइड करनी है? ऑक्सीजन की सप्लाई करनी है। जैसे ही हम ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे, जो हमारा सैंपल होगा, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, दैट विल स्टार्ट कंबस्शन। कंबस्शन के बाद जो हाइड्रोजन होगी दैट विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू वाटर एंड कार्बन विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी और कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। आगे मुख्तलिफ चैम्बर लगे होते हैं जिसमें इन प्रोडक्ट को, यानी कि वाटर को और कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करने के लिए हमारे पास कुछ अब्जार्बर लगे होते हैं जो इन्हें जज्ब कर लेते हैं। वाटर के अब्जार्बर के लिए मुख्तलिफ हमारे पास अब्जार्बर रखा होता है वाटर को ऑब्जर्व करने के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ अब्जार्बर होते हैं। आमतौर पर फॉर द ऑब्जर्प्शन ऑफ वाटर मैग्नीशियम परक्लोरेट MgClO4 twice is used, and for the absorption of carbon dioxide 50% KOH are used। उसके बाद बाकी जो हमारे पास अब जो ऑक्सीजन हम इस्तेमाल करते हैं, जो ऑक्सीजन हम सप्लाई करते हैं, वो सारी की सारी ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं हो जाती, कुछ अनरिएक्टेड हमारे पास ऑक्सीजन बच जाती है।
उस ऑक्सीजन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि कितनी ऑक्सीजन की मिकदार हमारे पास बाकी बच गई है, दैट इज कैलकुलेटेड थ्रू द डिफरेंशियल मेथड। यहाँ पर जो हमारे पास मैग्नीशियम क्लोरेट है इसका फार्मूला है MgClO4 ट्वाइस, या इसका फार्मूला हम लिख सकते हैं MgCl2O8 भी इसका फार्मूला आमतौर पर होता है। ये हमारे पास एक अब्जार्बर है, वाटर अब्जार्बर हम आमतौर पर इसे कहते हैं, और ये हमारे पास ड्राइंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका जो वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड आमतौर पर ये इसकी शेप होती है। दूसरा हमारे पास होता है 50% KOH। KOH हमारे पास बेसिक नेचर रखता है, हम इसका 50% इस्तेमाल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करने के लिए। आमतौर पर यहाँ पर क्या होता है, पहले जो 50% KOH है वो हम कैसे बनाते हैं। 50% KOH बनाने का मतलब है कि अगर हमने 10 ml अगर हमने बनाना है KOH, अगर हमने 10 ml KOH बनाना है तो इस दौरान अगर हम 5 ml इस्तेमाल करते हैं KOH और 5 ml हम क्या इस्तेमाल करते हैं, लिक्विड वाटर हम इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे पास सॉल्यूशन बन जाएगा 50% KOH। तो हम 50% KOH इस्तेमाल करते हैं। ये क्या काम करेगा, KOH की बेसिक नेचर है, ये एक अच्छा बेस हमारे पास है। CO2 की एसिडिक नेचर है, यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा जिसमें ये एसिडिक और बेसिक चीज़ें आपस में रिएक्ट करके हमारे पास ये साल्ट और वाटर आमतौर पर बना देती हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड के अब्जॉर्प्शन के लिए हमारे पास 50% KOH इस्तेमाल किया जाता है। अब इसी प्रोसेस को हम एक डायग्राम के जरिए देखते हैं जो किताब के अंदर भी मेंशन की गई है। हमारे पास ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ये एक पूरा अपरेटस है जो हम इस्तेमाल करते हैं कंबशन एनालिसिस के जरिए। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले हमारे पास ये एक इनलेट मौजूद है, ये होल मौजूद है, सुराख मौजूद है जिसके जरिए हम सप्लाई करते हैं किसकी, ऑक्सीजन की। यहाँ पहले खाने में हम क्या रखते हैं, वो सैंपल रखते हैं। कौन सा सैंपल, जो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल होता है जिसकी हमने कंबशन एनालिसिस करना है। यहाँ पर ये सैंपल रखा है यहाँ पर, और इसको हम कनेक्ट कर देते हैं किसी फर्नेस के साथ ताकि यहाँ पर हम उसे क्या प्रोवाइड करें, हीट प्रोवाइड करें। हीट प्रोवाइड करेंगे, ऑक्सीजन प्रोवाइड होगी, उसकी कंबशन होगी। कंबशन में हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो H2O में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ आपने अपने ध्यान में रखनी है कि जो अब्जार्बर यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं, ये कंबशन होने से पहले हमने उन चैम्बर का, उन अब्जार्बर का वेट लाजमी कर लेना है। और जब हमारे पास कंबशन एनालिसिस, कंबशन हो जाएगी तो कंबशन के बाद भी हमने इनका क्या कर लेना है, वेट कर लेना है। जो यहाँ पर हम सैंपल रखेंगे सबसे पहले उसका भी हम क्या कर लेंगे, वेट कर लेंगे। वेट सैंपल यहाँ पर रखेंगे, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, फर्नेस के साथ कनेक्टेड होगी, कंबशन होगी। कंबशन के बाद जो वाटर भी यहाँ पर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पर बनेगी। जो वाटर होगा दोनों यहाँ पर आगे जाएंगे, आगे वाले खाने की तरफ जाएंगे। वाटर यहाँ पर अब्जॉर्ब हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर मैग्नीशियम पर क्लोरेट यहाँ पर अब्जॉर्बर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, वो यहाँ पर वाटर को अब्जॉर्ब कर लेगा और जो बाकी बचेगा वो आगे की तरफ जाएगा। आगे वाले खाने में यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो सारी की सारी यहाँ पर अब्जॉर्ब हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर 50% KOH एज अ अब्जॉर्बर हम इस्तेमाल करते हैं जो CO2 को अब्जॉर्ब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर हमारे पास बाकी कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो अब्जॉर्ब नहीं होते हैं या जो अनरिएक्टेड रह जाते हैं वो आगे वाले खाने में चले जाते हैं। यहाँ पर वो सब्सटेंसेस ऐड होते हैं जो अब्जॉर्ब नहीं होते हैं। अब यहाँ पर हम वी कैन कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ H2O एंड CO2। हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ H2O एंड CO2। यहाँ पर कंबशन से पहले हमने इस चैम्बर का वेट कर लिया था, इसका भी और कार्बन डाइऑक्साइड वाले का भी। जब कंबशन हो जाएगी यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो पहले वेट हमने किया था और जो बाद में हम वेट करेंगे उसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या जवाब आएगा कि यहाँ पर कितनी वाटर की मिकदार हमारे पास बन गई है। और सेम इज अ केस फॉर CO2 के लिए भी हम देख लेंगे कि कितनी अमाउंट में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर बन चुकी है या अब्जॉर्ब हो चुकी है। अब असल में ये जो टेक्निक हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम एम्पिरिकल फार्मूला हमने कैलकुलेट करना है। एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने के स्टेप से पहला स्टेप था परसेंटेज कंपोजिशन, यानी कि जितने भी सब्सटेंसेस एलिमेंट्स हैं उनकी परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करनी है। तो अगर हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन नहीं है तो हम कंबशन एनालिसिस का प्रोसेस करते हैं, परसेंटेज हम कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद बाकी जितने उसके स्टेप्स हैं वो हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा मेन काम है
वो है हमने जो हमारे पास सब्सटेंसेस है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इनकी हमने परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। अब हमने कैलकुलेट करनी है परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। आमतौर पर परसेंटेज के लिए क्या फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है कि जैसे हम अपने मार्क्स की परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं कि जो हमारे पास ऑब्टेन्ड होते हैं उसको टोटल पर डिवाइड करते हैं, 100 के साथ हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर हमने परसेंटेज ऑफ कार्बन कैलकुलेट करना है, तो जाहिरी तौर पर हमें क्या लग रहा है कि हमारे पास जो कार्बन की मिकदार हासिल होती है उसको टोटल के ऊपर डिवाइड कर दें और 100 के साथ क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पर जो परसेंटेज ऑफ कार्बन के लिए पहली बात जो हमारे जहन में आती है कि जो मास हमारे पास कार्बन का हमारे पास पैदा होगा उसको अगर हम टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड के मास पर डिवाइड कर दें और उसको 100 के साथ क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, देन वी कैन कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कार्बन। अब यहाँ पर एक मसला होता है कि कार्बन की परसेंटेज तो हमने कैलकुलेट करनी है, लेकिन शर्त यह है कि यहाँ पर हमारे पास कार्बन होनी चाहिए, यहाँ पर हमारे पास क्या होनी चाहिए, कार्बन। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या हासिल होती है, या तो कार्बन डाइऑक्साइड है या वाटर है। हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार तो मौजूद है लेकिन डायरेक्ट कार्बन नहीं है, तो हम क्या करते हैं, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से बन रही है, ये कार्बन डाइऑक्साइड असल में यहाँ पर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था उसकी कंबसन के बाद बन रहा है। अब हम यहाँ पर यह अंदाजा लगा सकते हैं जितना ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उतना ज्यादा यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, और जितना ज्यादा यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उतना ज्यादा यहाँ पर वाटर बनेगा। हमारे पास डायरेक्ट कार्बन की मिकदार नहीं है कि हम लिख सकें परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन और मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100, बल्कि यहाँ पर कार्बन का रिलेशन किसके साथ है, कार्बन का रिलेशन है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो अगर हमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन पता है तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को इस्तेमाल करते हुए वी कैन कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो यहाँ पर एक दूसरा फार्मूला अप्लाई किया जाता है, परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू मास ऑफ, अब हम यहाँ पर कार्बन नहीं लिखेंगे क्योंकि डायरेक्ट हमारे पास कार्बन नहीं है, तो कार्बन असल में किस में कन्वर्ट हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड में, तो हम लिखेंगे मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और टोटल मास ऑफ OC का मतलब है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमने सैंपल लिया था। अब अगर हम यहां पर ये लिख देते हैं मास ऑफ CO2 और मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100, तो ये तो परसेंटेज ऑफ कार्बन के लिए इस्तेमाल नहीं होता बल्कि ये CO2 के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि हमने किसके लिए देखना है, कार्बन के लिए। तो हम यहां पर इस्तेमाल करते हैं मास ऑफ CO2 और मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 12/4। 12 का मतलब है कि हम कैलकुलेट कर रहे हैं किसको, कार्बन को। वो कार्बन असल में हमें कहां से हासिल होगी, कार्बन डाइऑक्साइड से, तो हम उसे कार्बन डाइऑक्साइड के मोलर मास के ऊपर डिवाइड कर देते हैं इनटू 100। CO2 का मोलर मास हमारे पास है 444। सेम इज अ केस फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का अगर हमने कैलकुलेट करना है हाइड्रोजन की परसेंटेज, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे जहन में आता है वो ये होना चाहिए था मास ऑफ हाइड्रोजन और मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। लेकिन यहाँ पर हमारे पास डायरेक्ट हाइड्रोजन नहीं है बल्कि हमारे पास हाइड्रोजन की बजाय क्या है, वाटर मौजूद है। तो वाटर से हम फिर कैलकुलेट करते हैं क्या, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो हम लिखते हैं मास ऑफ वाटर और मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। वाटर बन रहा है कहां से बन रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से बन रहा है जो हमने सैंपल इस्तेमाल किया था, और मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू, अब हमने कैलकुलेट किसका करना है, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का मास लिखेंगे, एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का मास होता है 2.016। कहां से बनेगा, हाइड्रोजन कहां से आएगा, वाटर से। या हाइड्रोजन का रिलेशन किसके साथ है, वाटर के साथ। वाटर का मोलर मास हमारे पास होता है 18 इनटू परसेंटेज का मतलब है 100। तो ये दो फार्मूलाज इस्तेमाल किए जाते हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इस्तेमाल करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए। आगे हमारे पास है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंशियल मेथड हम इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंशियल मेथड से क्या मुराद है, मेथड ऑफ डिफरेंस, के 100 में से बाकी जितने भी सब्सटेंसेस हैं उनकी परसेंटेज को जमा करें, 100 में से उसको क्या कर दें, माइनस कर दें। कार्बन की जो परसेंटेज हमारे पास गिवन है, हाइड्रोजन की जो गिवन है, इन दोनों को ऐड करें, 100 में से सब्सट्रैक्ट कर दें, जो हमारे पास बाकी कंसंट्रेशन बचेगी वो हमारे पास होगी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। या अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम करते हैं कि 100 में से पहले परसेंटेज ऑफ कार्बन को माइनस कर दें, जो जवाब आए उसमें से परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन को माइनस कर दें, हमारे पास क्या जवाब आएगा, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो ये स्टेप्स, ये फार्मूलाज हम अप्लाई करते हैं, इस्तेमाल करते हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कैलकुलेट करने के लिए। अगर हमारे पास ये परसेंटेज
हमारे पास हासिल हो जाती है तो हम एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए बाकी स्टेप्स इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट वाज ऑल अबाउट द टॉपिक कंबशन एनालिसिस।